यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे सीटेट पेपर फर्स्ट की हम तैयारी करेंगे। चलिए, इसमें हम जो ऑनलाइन हमारे पेपर हुए थे ऑनलाइन वाला पेपर करेंगे। आज जो हमारा 6 फरवरी 2023 में आपका पेपर हुआ था, तो आज जो हम पेपर करेंगे पूरा पेपर आपका करवाया जाएगा। 150 के 150 क्वेश्चन हम इसमें करने जा रहे हैं। ऑनलाइन आपका पेपर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो। ऑफिशियल आपका पेपर होगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वाहिल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरसेक्ट इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट explicitly discusses intellectual abilities such as problem solving, critical thinking and logical thinking। तो क्वेश्चन है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो राइट आंसर इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा कोग्निटिव, संज्ञानात्मक। राइट आंसर होगा कि राइट आंसर क्या है? कोग्निटिव, संज्ञानात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसे बढ़ता है? तो डेवलपमेंट बढ़ेगा सिर से पैर की ओर। किसके? यानी सिर से पैर की ओर ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डैश इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फैमिली स्कूल। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। एज पर, यानी क्वेश्चन 4 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होगा? तो जो उत्पन्न होगा वो क्या होता है? असंतुलन। क्या उत्पन्न होगा? असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? तो कब समझते हैं? स्थायित्व जो वस्तु है वो समझते हैं संवेदी गामक। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि जो रमन है उसके सम्मुख हैंज की जो दुविधा है वो प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है उसने वो व्यक्त की कि हैंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना क्या होता है? अपराध होता है, और ऐसा करने में समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में था? तो जो इसमें पूछा गया है जो प्रेजेंट टाइम में जो रमन था वो मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में था? तो रमन कौन सी स्टेज में है? तो वो स्टेज थी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो सही स्टेटमेंट है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? तो कौन सी विधि है जो अधिगम है उसको समुन्नत करती है? तो कौन सी विधि होगी जो समुन्नत करती है? तो समुन्नत करने वाली विधि थी सहभागी अधिगम। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? जो बाल शिक्षा, जो शिक्षा केंद्रित जो शिक्षा है वो अनुशंसा किसकी करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि हार्वर्ड गार्डनर, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है वो कैसी है? कई तरह की होती है, कई प्रकार की आपकी बुद्धि होती है, और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर भी आपके होते हैं, विभिन्न लेवल होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन 11 में अभिकथन वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अभिकथन है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सर्जन पर बल देता है। तर्कआरा भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। इसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसमें राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होते हैं। इस तरह के जो कथन है वो डैश को, यानी हमारे जैसे आपने वो एग्जांपल आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल अपना खेलते हैं और जो लड़कियां है वो खो खो खेलती है या गुड़िया या डोल होती है, डोल से वो खेलती है। तो ये किसको बढ़ावा देता है? तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये जेंडर रूढ़िवादिता जो होता है, स्टेरियोटाइप को आपको बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर एक को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि लड़का ये करेगा और लड़की ये करेगा, यहाँ पर रूढ़िवादिता का आपका होता है, स्टेरियोटाइप को ये बढ़ावा देते हैं। तो वहाँ पर बिना देखे आपको जेंडर रूढ़िवादिता पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। जो बच्चों की जो स्वीकृत अधिगम है शैलियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो किस तरह से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 14 कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। जब हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी चीज़ को, हम किसी चीज़ का आकलन निकाल लेते हैं तो उसका जो मेन कारण होता है, मेन जो रीज़न होता है वो क्या आपका होता है? तो मेन रीज़न क्या होगा? मेन रीज़न होता है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 15 आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहिए? तो कौन से कौशलों का संवर्धन करना चाहिए? स्वयं चिंतन, प्रतिबिंबन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है कि विद्यालय जो होता है, जो स्कूल आपका होता है, उसमें सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में से आने वाले जो बच्चे हैं उसको निम्न स्तर निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो ये जो संकेत करता है वो किसकी ओर, इंडिकेट किसकी ओर करता है? कि विद्यालय सभी बच्चों की जो आवश्यकता होती है और जो उनकी योग्यता को संबोधित नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो कौन से को समर्थन देगा? तो समर्थन देता है सामाजिक को। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। सामाजिक जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ क्या है, पूरी ताप का हो। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? तो संभावना किस तरह की होती है? समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। जो समाधान है, जो प्रॉब्लम को सोल्व यानी सॉल्यूशन को, तो सो ईगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो चुनौती जो चैलेंज है वो कौन प्रस्तुत करेगा? बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन इसमें है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। इसके लिए आपको सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो सही विकल्प क्या होगा कि ए और आर क्या है, इसमें दोनों आपको सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, जो शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि है, कौन सी वो विधि होती है, कौन सा वो मेथड होता है जिसके द्वारा जो ज्ञान के सर्जन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है। तो किसको नहीं देता है, तो महत्व तो जो है इम्पोर्टेंस जो है किसको नहीं मिलती, वो है व्यवहार अनुकूलन। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, जिज्ञासा और अन्वेषण। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो बाधक कौन होता है, हिंडर्स क्या होता है। तो हिंडर्स इसमें पूछा गया है कि जो बाधा है वो क्या होगा। तो बाधक क्या होता है, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस इसमें आपकी बाधा होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो संबोधित की जाती है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो बाह्य यानी एक्सटेंसिंग जो मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल होता है, जो उदाहरण होता है वो क्या होगा। तो उदाहरण होगा कि नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कि साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो भावना के किसकी विकास करेगा, यानी असहायता का सीखा हुआ भाव। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन है कि 28 में कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। तो जो आपका उद्देश्य है, जो पर्पस आपका है, तो उसके लिए आप जो स्ट्रेटजी है वो किससे आप अवॉइड रहेंगे, किससे आप बचना चाहेंगे। तो किससे बचना चाहेंगे, तो बचने के लिए कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार क्या करोगे, दोहराने के लिए कहेंगे। तो दोहराना यानी बार बार रिपीट करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। जो अधिगम होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करेगा, तो प्रभावित करता है आनुवंशिकता। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 30, कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जो अधिगम है वो किसके द्वारा जो नकारात्मक रूप से अफेक्टेड आपका होगा, प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है, निराशा की भावना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अब 30 क्वेश्चन हमने सीडीपी के कर लिए। इसके बाद आता है अब हमारे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2/7 + 7/2 इज इक्वल टू। तो ये बराबर किसके है, तो बराबर पूछा गया है, इक्वल इसमें पूछा गया है। 2/7 + 7/2 जो है वो बराबर किसके है। तो ये बराबर किसके होगा, 2/7 + 7/2 जो बराबर होता है ये आपका हो गया, यानी इसे तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो गया आपका 3 सही 11/14। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं जो है वो अवरोही क्रम में अरेंज की गई है। तो अवरोही क्रम में यह आपका 20.2, 2.20, 2.022, 2.02, 2.002, 0.222। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें आपको क्वेश्चन थर्ड है कि 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार गुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार गुणज में अंतर आपको बताना है। क्या बताना है? जो अंतर है वो आपको बताना है। तो अंतर क्या होगा इसमें? अंतर इसमें बताना है कि अंतर है क्या। तो अंतर इसमें क्या होता है? अंतर है 30 का आपका अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 30 का। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में का अंतर आपको बताना है। डिफरेंस इसमें बताना है। तो डिफरेंस आता है 9001। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि 27,777 प्राप्त करने के लिए 70, 77, 7707 और 7007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा? तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम? 2, 5, 9, 8, 6 ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी विद्यालय आपका उसमें 320 विद्यार्थी है जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष क्या है? इसमें लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी? जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है? 80। कितनी संख्या होगी? 80 संख्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹40 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹15 का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए ₹190 किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? तो ऑफिस की दूरी कितनी होगी? 12 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है? जो बाल्टी है उसकी जो धारिता होगी वो पूछी गई है। तो धारिता होगी, कितनी धारिता होगी? 21 लीटर। तो कितना पानी वो आ सकता है उसमें? 21 लीटर आपका आएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन ए से 17:40 बजे चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय तो 24 आवर्स का ये टाइम आपको दिया गया है 24 घंटे वाले पे क्लिक करके, जिसमें आपको 12 के बाद आपका 1 ना आकर 13, 14 आपका आता है, यानी ये आपका हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कितना समय होता है आपका? 4 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? तो 395 से कितनी अधिक हो गई ये इसमें पूछा गया है। तो कितनी अधिक है? तो अधिक है 25। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। 25 जो होगा ये करेक्ट आपका आंसर होगा। तो 25 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 के बाद अब आपका अगला जो कोई पॉइंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान आपको करनी है। कौन कौन से गुण वाली? तो इसमें जो गुण आपको देखने हैं कौन से गुण होने चाहिए? तो इसमें इसकी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। यह एक बंद आकृति है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो किसका होता है? ये होता है आयत या वर्ग का। आयत या वर्ग यानी रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर आपका होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये आपके अंक दिए गए हैं। तो 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 12 संख्या होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है।
ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन है अब आपका। इसमें पूछा गया है, ये तालिका आपको दिया गया है, इसमें विक्रेता जो है उसके द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें दिन दिया गया है और बेचे गए जो कंप्यूटरों की संख्या सोमवार वाले दिन 28 बिके, मंगलवार को 25, बुधवार को 37 और बृहस्पतिवार को 23, शुक्रवार को 38, शनिवार को 25। तो इसमें पूछा गया है सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आया वो क्या आया। तो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस इसमें आपका पूछा गया है। तो कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 4। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 4 इसमें अंतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्न पैटर्न का आपको अवलोकन करना है, जैसे 1 बराबर 1 है, 3 + 5 8 हो जाएगा, 7 + 9 + 11 आपका 27 होता है, तो 13 15 + 17 + 19 64 है। तो ये जो आपका खाली स्थान आपको दिया गया है ये आपको, तो इसमें क्या आएगा, तो अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी, तो संख्या इसमें पूछी गई है, तो दाएं पक्ष में जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो राइट हैंड साइड पर इस पर पूछा गया है, जो हमारा राइट हैंड साइड आपका है, तो जैसे तो इसमें क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में पूछा गया है कि क्या आता है, तो राइट हैंड साइड में आपका आएगा 125। कितना आएगा, 125। और 125 जो होगा इसका सही, यानी राइट हैंड साइड आपका ये वाली साइड आपका है, यहाँ पर आएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है ये आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाएगा या क्या रिप्रेजेंट आपका करता है, तो रिप्रेजेंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है कि ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं, नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 है कि एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। उपयुक्त परिस्थिति में बच्चों निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग करता है, ये आपको दिया गया है। तो गलत जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो गलत जो होगा ये आपका है कि पश्चिमी गिनती करना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है, तो सबसे कम प्रासंगिक क्या होगा, गणितीय दक्षता के पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यवान पहलुओं के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा, तो सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो क्या होगा, तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्रों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में अनिवार्यता में यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए, तो क्या अवसर उपलब्ध होने चाहिए, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के लिए साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता या करती है। पहला है कि शिक्षक को बच्चे को स्थानीय, शिक्षक को क्या है, जो बच्चे हैं कि स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए, गलत। दूसरा है सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए, रोंग। थर्ड है कि पाठ्य पुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदाय की आवश्यकताओं के मुताबिक हो, बिल्कुल सही। चौथा है पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों के और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें तीसरा और चौथा आपका सही होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 CD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह 3/10 को लिखता है 1.3 और 7/10 को लिखता है 1.7 और 15/10 को लिखता है 2.5 लिखता है। तो इस गलत अवधारणाओं के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? तो स्पष्टीकरण क्या होगा? स्पष्टीकरण है कि वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच क्या लगा रहा है? तो दशमलव जो है वो प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा या रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो विधि है कि हस्तकौशल सामग्री जैसे कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीकों से बराबर समूह में बांटे और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैन हिले, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैन हिले से भी क्वेश्चन आपका आता है कि वैन हिले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कौन सी स्टेटमेंट जो सत्य आपकी होगी? तो सत्य स्टेटमेंट है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया है। CPD का अर्थ है, जो CPD है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो CPD का जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होता है वो है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उसके अनुसार उपचारित शिक्षण की योजना बनाने में डैश की सहायता करता है। तो किसकी सहायता करेगा? शिक्षकों की। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT के अनुसार कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है? कि जोड़ की जो अवधारणा है उसको गुणन तक विस्तारित करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा 5वीं के शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। तो श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड प्रकार का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? तो कौन से का प्रयोग कर रहे हैं? तो जो प्रयोग कर रहे हैं वो है आपका दृश्यामिता, जो दृश्यमता यानी आइकॉनिक। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं है कि किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन आपका मैथ का था। अब जो हमारे स्टार्ट होगी EVS, अब हमारी स्टार्ट होगी पर्यावरण से। अब आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो पर्यावरण वाला सेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह युगल आपको चुनना है जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो कौन बना होगा? मणिपुर और जम्मू कश्मीर। कौन बना है? मणिपुर और जम्मू कश्मीर आपका बना है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के 3 समुद्री तटवर्ती राज्य है। तो भारत के 3 क्या है? समुद्र तटवर्ती राज्य है। तो 3 जो हो गए इसमें समुद्री तटीय राज्य है। तो इसमें 3 कौन कौन से हैं? तो भारत के 9 समुद्री तटीय राज्य होते हैं। कौन कौन से? देखिए कौन कौन से होते हैं 9 आपके। कौन कौन से स्टेट आपके वे हैं? तो सबसे पहले आता है गुजरात। फर्स्ट नंबर पर आपका आता है गुजरात। गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र। गुजरात के बाद क्या है? महाराष्ट्र आपका होता है। महाराष्ट्र के बाद होता है गोवा। गोवा आपका आ जाएगा। गोवा के बाद आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आता है केरल। कर्नाटक के बाद क्या होगा? केरल आपका होता है। और केरल के बाद आता है तमिलनाडु। केरल के बाद आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश। सबसे यह आपका लास्ट में आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़िया यानी उड़ीसा आपका होता है।
ओडिशा हो गया, और ओडिशा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। लास्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल आपका आता है। ये 9 राज्य आपके हैं। तो आप देख सकते हो, तो इसमें तेलंगाना भी आपका इसमें जो दिया गया है आपका, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 के 9 स्टेट आपको बता दिए गए। तो इसमें महाराष्ट्र, यानी कोई सा भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें तीनों के तीनों आपके जो समुद्री तट है, इसमें क्या है, इसमें तेलंगाना आपका नहीं होता, यहाँ पर इसमें इधर आपका झारखंड नहीं होता, इसमें आपका जो है कर्नाटक नहीं होता, नहीं असम नहीं होता, इसमें आपका असम है, और इसमें आपका जो हो गया 3 ये त्रिपुरा आपका नहीं होता। तो इसमें एक एक आपका दिया गया है। तो कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि तीनों में आपका कुछ ना कुछ आपका दिया गया है। तो कोई इसमें आपका कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के 3 निकट, अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जो मध्य प्रदेश है उसके 3 निकटवर्ती राज्य आपको बताने हैं। तो 3 निकटवर्ती राज्य होता है, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक छात्र है, उसने 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे, यानी 8:30 इसमें आपका आ जाएगा कि 8:30 बजे वो चली, और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे यानी 1 बजे वो नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की जो औसत चाल है वो निकटतम क्या होगी, तो औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल हो जाएगी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपका जो घर है वो एक्स और आपका जो विद्यालय है वो वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष क्या है, आपका जो हाउस है, आपका जो घर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या था, जो आपका जो घर है वो एक्स है, आपका घर क्या हो गया, एक्स आपका हो गया, और विद्यालय वाई पर स्थित है। जो विद्यालय है वो वाई पर आपका स्थित हो गया। तो एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग आपका है, क्या है, राजमार्ग जो है व्यस्त आपका एक राजमार्ग हो गया। तो यहाँ पर आपका एक्स हो गया, ये हो गया। यहाँ पर आपका जो घर आपका है, एक्स पॉइंट पर आपका घर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका विद्यालय, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये आपका व्यस्त हो गया। तो इसके बाद आपका दिया गया कि अपने विद्यालय पहुँचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो ठीक जो पश्चिम दिशा आपकी होगी, ये आपकी पश्चिम दिशा होगी। इसमें हम 200 मीटर चले, कितने मीटर चले, 200 मीटर चलते हैं। तो फिर इसमें ठीक उत्तर दिशा में, अब ठीक जो है उत्तर दिशा जो होगी, तो उत्तर दिशा में लंबा सुरंग मार्ग जो है पार करते हैं। तो 80 मीटर के हमने लंबा सुरंग पार कर ली, 80 मीटर की आपकी हो गई। फिर इसके बाद है कि अंत में ठीक पूरा, यानी अब हम ईस्ट में चले गए, 200 मीटर चलते हैं, यह आपका 200 मीटर चले गया। तो अब इसमें पूछा गया है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष जो आपका घर है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, तो कितना आपका इसलिए रहा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कितना, 80 मीटर ठीक दक्षिण में। तो 80 मीटर यानी ऑप्शन जो 4th है ये करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो कहाँ पर अपनाते हैं, मिजोरम में अपनाते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारा जो देश है उसमें पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी में स्पष्ट दूरी से क्या करते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो होता है आपका चील और बाज। ऑप्शन 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि मच्छरों द्वारा होने फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। 2 रोगों का आपको क्या चुनना है, समुच्चय आपको चुनना होगा। तो ये हो जाएगा डेंगू और चिकनगुनिया। ऑप्शन 4th करेक्ट है, डेंगू और चिकनगुनिया राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अब आपका कि दिल्ली जो है
दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। तो पैमाना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 960 मीटर। तो यदि इस मानचित्र जो मैप होता है उस पर किन्हीं दो स्थलों की जो मापी गई जो दूरी है वे 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के यानी दोनों जो स्थल है जो प्लेसेस है उनके बीच की जो वास्तविक रियलिटी जो डिस्टेंस होगा वो पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या होगा? 38 किलोमीटर आपका है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब आपका 10 है कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उसकी किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण किया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। हिमपात यानी बर्फ जो पड़ती है, जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की जो छतें होती है वो कैसी होती है? ढालू बनी होती है। यह राज्य होना चाहिए। तो ये जो राज्य है कौन सा राज्य आपकी नज़र में होना चाहिए? तो ये जो राज्य है ये होता है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि डल झील जो है वो हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा जो होते हैं उसमें बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो वो शहर कौन सा है? श्रीनगर आपका है। तो श्रीनगर में ही डल झील आपकी है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वो हमें ढूंढ सकते हैं। जो मच्छर होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर क्या होता है? रात में आपको परेशान करते हैं और जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में भी मच्छर आपके पास आके घूं घूं यानी जो साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो इसमें जो राइट आंसर होगा कि कैसे क्वेश्चन कि जो मच्छर है वो कैसे ढूंढ लेते हैं? पैरों के तलवों की जो गंध है और हमारे शरीर की गर्मी से वो हमारे पास आ जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 13 कि नीचे दी गई एक पहेली को आपको हल करना है। तो पहेली क्या है? कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है। तो इसका जो हल होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? लाल मिर्च। इसका जो हल है वो क्या हो जाएगा? लाल मिर्च आपका होगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है राजस्थान के जो राजस्थान है वहाँ पर जो रेगिस्तान है जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उसमें मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वर्ग के विषय में इसमें बात की गई है। तो पहला आपका इसमें कौन कौन से आपके होते हैं? तो जो जो चीज़ उसमें पाई जाती है सबसे पहले होता है इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही। सेकंड है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सी है इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है अतः इसका इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। गलत। फिर है सी यह छायादार वृक्ष नहीं है। रोंग। ई है जानवर इस वृक्ष की पत्तियों इसको खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। तो ए बी और ई करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ए बी ई करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से वो राज्य आपको चुनना है जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो कहाँ के लोग जो है समुद्री मछली को तलकर खाते हैं? तो किस तरह कहाँ के वे लोग हैं? वे आपके गोवा के। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब आपका टीचिंग वाले। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षक क्या करेंगे? विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? जो पर्यावरण अध्ययन है उसको एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता पड़ी क्योंकि बच्चा खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन करना। जैसे आपने देखा होगा हम किसी भी चीज़ का अवलोकन कर लेते हैं, उसका असेसमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसका असेसमेंट करते हैं, रेटिंग स्केल कर लेते हैं। तो उसमें जो आपका यानी तकनीक का क्या होता है? इसमें रेटिंग स्केल जो होता है टेक्निक हम यूज़ कर लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो जो साधन नहीं होगा वो क्या होता है? तो साधन क्या नहीं है?
तो साधन जो होता है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। तो ये जो स्किल होती है, क्या स्किल होती है? तो स्किल क्या है? स्किल ये होती है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो कौशल का विकास क्या होता है? अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रौद्योगिकी अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो प्रक्रिया का जो कौशल है वो क्या नहीं होगा? तो प्रक्रिया का जो कौशल है वो होता है आपका निर्धारित करना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन अब आपका कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को, जो स्टेजेस होते हैं, उसको सही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्रियाकलाप का संचालन है दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। तो इसका जो प्रोसेस होगा वो क्या बनता है? तो सबसे पहले योजना बनाना हो जाएगा, देन क्रियाकलाप का संचालन करना, और क्रियाकलाप का जो संचालन करने के बाद होता है प्रक्रम पर विचार करना, फिर आएगा दोहराना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेमिसेस, इसमें है कि ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। तो आधार जो वाक्य होता है वो क्या होगा? वो होता है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रायोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि, क्यों लाभकारी है? कि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में आपको अरेंज करना होगा, जैसे समस्या को परिभाषित कीजिए, दूसरा है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, तीसरा सी परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, चौथा है समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ADBC इसका सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों के सही समूह का आपको चयन करना है। तो सही समूह क्या होगा? तो सही समूह बनता है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो होगा इसमें सही है? यह आपका कि अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये आपका है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार है और बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे? तो इस तरह के जो विद्यार्थी को आप उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। अब आता है अब आपका नेक्स्ट हिंदी, यानी सेक्शन जो है अब आपका हिंदी आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसमें आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आपको पढ़ना है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर आपको लगाना है। तो गद्यांश सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है गद्यांश के क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश के क्वेश्चन देखने के बाद हम जो अपना गद्यांश होता है वो हम पढ़ेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगाते चले जाएंगे। चलिए अब आता है अब हम गद्यांश क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। तो किस प्रकार की जो जिंदगी है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है, वो होता है आपकी साहस की जिंदगी। कैसी जिंदगी? साहस की जिंदगी, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फिर आपका ये गद्यांश आपका आता है
अब है कि साहसी मनुष्य की, जो साहसी मनुष्य है उसकी पहली पहचान यह है कि वह, तो उसकी पहली पहचान क्या है कि वह है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, तो लोगों की जो सोच होती है उसकी परवाह नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, तो दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेते हैं, वो है आपका कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह डैश का काम है, तो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है किसका काम होता है, साधारण जीव का, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। निडर शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो निडर शब्द का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है, साहसी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ताकत का विलोमार्थी शब्द है, जो ताकत है उसका विलोमार्थी क्या होगा, वो होता है निर्बलता, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। बेखौफ का अर्थ है, जो बेखौफ है उसका जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होता है वो होगा निर्भय, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको शुद्ध रूप आपको छांटना है, शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें शुद्ध रूप आता है मध्यम, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट अब आता है नीचे आपका काव्यांश, अब आपका आगा, तो आपको काव्यांश पढ़कर सही उत्तर आपको लगाने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की जो नदियाँ और हवा में क्या है, तो यहाँ पर जो नदियाँ है और जो हवा उसमें क्या होता है, मुस्कान और दुलार है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि खेतों में दौलत बिक्री होने का क्या तात्पर्य, जैसे खेत आपके होते हैं तो उसमें जो दौलत बिक्री होने का जो तात्पर्य होता है, जो मीनिंग होता है वो क्या होगा, वो होता है कि खेतों में जो फसल है वो लहला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया, जो भारत माँ है उसको सुविवेकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके पग में विश्वास भरा है, तो किसके पग में विश्वास भरा हुआ है, भारत माता के, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परखर का अर्थ नहीं है, जो परखर है उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है क्या नहीं होता, सहनशील, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे जो है वो किस तक, यानी जो इसमें निपुण भारत वाला आपका है तो बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना होगा, तो कौन सी गतिविधि का संचालन करना होगा, वो है आपकी सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार का जो पठन है वो क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार का जो पठन है उसको कहा जाता है विस्तृत पठन, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, तो कौन सी युक्ति का वो अनुसरण करेगी, वो है आपका मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है 6th क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो कौन सी युक्ति का वो अनुसरण करेगी? तो जो अनुसरण कर रही है वो जो युक्ति है, तो अनुसरण जो कर रही है वो युक्ति कौन सी होगी? तो वो युक्ति है कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 7 है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? तो ये जो कहलाती है वो क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी आपकी जिज्ञासा श्रुतालेख। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषण में बुनियादी कौशलों जो स्किल होती है उसको मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसका पूरा नाम या इसका जो कंप्लीट नाम होगा वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम होगा आपका कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी जो होता है, जो टीचर है, एक शिक्षार्थी है, उसने अध्यापक के द्वारा क्या किया? जो शिक्षार्थी है उसने अध्यापक के द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वैश्यक की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किसी सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वैश्यक या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता यानी जो अंतराल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो ड्यूरेशन को क्या बोला जाएगा? तो ड्यूरेशन जो होता है उसको बोला जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सर्जित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए कि विद्यार्थियों को पुस्तक वह अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए, मौके देने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित, या आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का स्टेजेस का सही क्रम है, सही सीक्वेंस आपका बनेगा? तो सही सीक्वेंस क्या बनता है? बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित होगा? ये होता है नोम चॉम्स्की। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, नए शब्द समझती हूँ और उनका प्रयोग करती हूँ, यह रूब्रिक किसका आकलन होगा? तो ये जो रूब्रिक है ये आकलन किसका होता है? तो ये आकलन होता है शब्द भंडार का। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु उपयुक्त नहीं की जानी चाहिए? तो कौन सी नहीं की जानी चाहिए? वो है आपका कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसफ्रेजिया। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें इंग्लिश वाला आपका कोई आता है, तो इंग्लिश वाला जो अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें चलिए, इसमें जो पैसेज आपका आता है, सबसे पहले इसमें आपका पैसेज आएगा। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन हमें देखने हैं, क्वेश्चन के बाद पैसेज पढ़ना है, देन हमें अपने जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको लगाना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि द रिपोर्ट इज अबाउट, तो रिपोर्ट किसके बारे में? तो रिपोर्ट जो है वो आपका है, तो ये हो जाएगा कि 2 ब्रदर हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड, जो 2 ब्रदर है, 2 भाई है, वो ट्रीट करे किसको? जो बर्ड है, जो पक्षी है, जो इंजर्ड हो गए, जिसको चोट लग गई, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि द बॉयज वर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स ऑन देयर ओन बिकॉज, तो ए हॉस्पिटल रिफ्यूज टू ट्रीट एन इंजर्ड काइट, तो जो हॉस्पिटल है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया किसके? जो इंजर्ड काइट है, जो पक्षी है, उन्हें देखने के लिए। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 अब आपका है कि हु हेल्प्स द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड्स, एडल्ट एंड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाय एरियाज। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डज द टर्म मैरिज फैसिलिटीज रेफर टू? पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेंजल्ट एज यूज्ड इन द पैसेज? तो ये आ जाएगा आपका रिलीज्ड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली? तो ये हो जाएगा दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टोन विंग्स, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन नंबर की रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं पहले कि नदीम एंड मोहम्मद सेट अप एन ऑपरेशन थिएटर इन देयर बेडरूम। सेकंड है द वेटरनिटी हॉस्पिटल ट्रीटेड द बर्ड्स ऑफ प्रे सक्सेसफुली। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है? तो ए स्टेटमेंट आपकी सही है, बी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 We have taught ourselves to treat fairly completed injuries. Identify the clause in the underlined part of the sentence given below. तो जो underline जो part है sentence का वो क्या आपका है? तो इसमें कौन सा clause आपका होगा उसकी पहचान आपको करनी है। तो ये हो जाएगा आपका noun clause, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका द पैसेज टॉक्स अबाउट। दो पैसेज है वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो पैसेज जो बात कर रहा है ये कर रहा है आपका हाउ किंग अशोका स्प्रेड हिज मैसेज, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डैश ऑन द रोड टू बैंगलोर आ थ्रोटफुल सिंगबोर्ड डिफरेंट डायरेक्ट यू डैश द वर्ड थॉटफुल इज यूज्ड फॉर द सिंगबोर्ड इन द अबव लाइन बिकॉज। तो ये हो जाएगा आपका कि इट शो द वे टू अ नेशनल मोन्यूमेंट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस फॉलोड इन द ओल्डर डेज। तो ओल्डर डेज तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि इंस्क्राइब कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑन रॉक्स, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ है कि किंग्स अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बिकॉज ही तो राइट आंसर हो जाएगा वाज मूव्ड बाय द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड इन द बैटल इन कालिंगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन इसमें आपका जो क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड फेबल्ड एज यूज्ड इन पैराग्राफ फर्स्ट। तो पैराग्राफ फर्स्ट किस में बात की गई है? तो वो क्या हो जाएगा? ये आपका है रिनोव्ड, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कार्नेज। तो कार्नेज के अपोजिट कौन सा वर्ड आएगा आपका? पैराग्राफ थर्ड में इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो अपोजिट जो वर्ड आएगा पैराग्राफ थर्ड के ये आएगा आपका पीस यानी शांति, पीस ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बिटवीन द रिवर एंड द हिल्स लाइज सिद्धापुरा विच इज अ वेरी स्मॉल विलेज। आइडेंटिफाई द क्लोज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब आपका ए टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प फॉर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर आता है दैट इज बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस। तो यह हो जाएगा आपका बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। तो राइट आंसर है स्कीमिंग। तो ये किसको जो टेक्निक है रीडिंग, ये रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर ये होता है आपका स्कीमिंग, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 है ए टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेजेस हर स्टूडेंट इन प्री रीडिंग एक्टिविटी दिस विल हेल्प द। तो ये जो हेल्प है वो किस में करेगा? तो हेल्प करता है कि टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड अ। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्लोट, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. Gitika, a class 6 student, is not able to pronounce a few words properly. The teacher provides her individual attention and helps her by using various strategies in Vyoghatsi and View. The kind of support is. तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका स्कार्फ फोल्डिंग, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. If there is a student with visual deficiency in a class, which of the following strategy must be followed by the language teacher? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 है. ए लैंग्वेज टीचर असेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज एंड टास्क गिवन टू देम. दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज. तो इस तरह की जो असेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? तो इस तरह की असेसमेंट को बोला जाता है, इस तरह की जो असेसमेंट है उसको क्या कहते हैं? वो होता है आपका फॉर्मेटिव, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. ए टीचर ऑफ ग्रेड 7, अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवैल्यूएट राइटिंग स्किल ऑफ आवर लर्नर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट आइटम्स डेवलप्ड बाय हर. राइट आंसर हो जाएगा द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज coherently and systematically, option third correct है. next है 10 question. after reading the text the teacher has to engage her grade 6 student in post reading activity for enhancing reading comprehension. which of the following task should she select? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि ask student to write in 7 to 8 sentences about what they have read, option second correct है. next question है 11. Peer review is understood as an important strategy for improving students' writing process. The purpose of peer review is. तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर peers which further helps them to improve their draft, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि becoming a skilled reader requires learners to reason about written material using knowledge from everybody's life and from disciplined field of study. So it can be say that skilled reading is dash. तो skilled reading कैसी हो जाएगी आपकी? तो skilled रीडिंग है वो हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव, ऑप्शन सेकंड राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स. तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि डाइवर्स लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन आर नाइदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन क्लास, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. अ टीचर ऑफ क्लास 5th provide such opportunities of assessment where students decide for themselves whether their progress or language use is good or not. This type of assessment is referred to. तो इस तरह की जो असेसमेंट है वो किसको रेफर की जाती है? सेल्फ असेसमेंट को, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, यानी स्वयं आकलन को ये आपकी रेफर की जाती है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का आपका 15. अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स. तो कौन से फैक्ट को इल्यूमिनेट करती है? ये हो जाएगा आपका कि एक्सपोजिटरी राइटिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है. लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 15. पूरा पेपर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है. सीटेट का पेपर फर्स्ट का 150 के 150 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं. तो चलिए पांचों जो पार्ट है वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए. सबसे पहले हमने सीडीपी सेक्शन किया, सीडीपी के बाद हमारा जो सेक्शन हुआ सीडीपी हमने कवर किया, देन हमने मैथ का अपना सेक्शन कवर किया, इसके बाद हमारा ईवीएस था, देन हमारा हिंदी था, और हिंदी के बाद हमारा जो सेक्शन आया इंग्लिश सेक्शन आपका आता है. यानी 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे. 30 एक क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का आपका रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है. ये जो पेपर आपका है 6 फरवरी 2023 में आपका जो पेपर हुआ था वो पेपर हमने किया है, कंप्लीट पेपर हमने कर लिया है. जो ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.